ऑफ जापान से मिली निराशा के बाद एशियाई बाजारों में दूसरे दिन भी गिरावट। निकेई 3.5% टूटा, शंघाई 0.25%, हैंगसेंग 0.2%। पिछले आज जापान के बाजार बंद। आज से शुरू हुई मई सीरीज। सेंसेक्स निफ्टी ने 2 हफ्ते की बढ़त एक ही दिन में कल गंवा दी। निफ्टी और सेंसेक्स 200 दिन के डीएमए के नीचे हुआ बंद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आज मार्केट क्या देगा रिकवरी। आज बाजार की नजर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों पर। एसेट क्वालिटी पर रहेगा खास फोकस। आईडीएफसी, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, फोर्स मोटर्स के भी नतीजे आज। भारतीय एयरटेल के बाद आइडिया के ने भी पेश किए बेहतर नतीजे। एसीसी के बाद अंबुजा के नतीजे भी अच्छे, 10% बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ। दोनों शेयरों पर रहेगी आज बाजार की नजर। सरकार ने एनएचपीसी में 11% हिस्सा बेचकर जुटाए 2700 करोड़ रुपए, लेकिन रिटेल सेगमेंट आधा ही हुआ सब्सक्राइब। और भारत सरकार ने ब्रिटेन को विजय माल्या को डिपोर्ट करने के लिए लिखा खत, लेकिन जानकारों की राय इतना भी आसान नहीं विजय माल्या को भारत वापस लाना। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। और नई सीरीज की शुरुआत हो रही है और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और आइनॉक्स वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा, जिनसे हम जानेंगे कि इस सीरीज के लिए उनका क्या व्यू बन रहा है, आज भारतीय बाजारों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर सबसे पहले नजर डालिए। आपको दिखेगा जरूर कि ये लाल निशान में दिख रहा है, लेकिन प्रदीप आप देखिए 7,866 का स्तर दिख रहा है और कल का जो क्लोज है इसको एडजस्ट करके देखें तो करीब 19 पॉइंट ऊपर ही है एसजीएक्स निफ्टी। बिल्कुल, तो कल हमने काफी मशक्कत की, 7,850 के नीचे ले जाने के बेयर्स ने काफी कोशिश की, पर मार्केट ने उसको होल्ड किया। अहम बात यह है कि कल टेक्निकली, हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, पर जनरली जो एक बहुत ही वाइडली ट्रैक्ड इंडिकेटर होता है 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों उसी के पास एक्सपायर हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स हैं। इसलिए इन तमाम दुनिया भर के संकेतों को देखते हुए भी ये देखना चाहिए कि कल चूंकि हम दिन की ऊंचाई से बहुत तेजी से गिरे थे, उसका एक रिएक्शन, एक बाउंस कम से कम आना चाहिए तेजी का। और यही वजह है कि आप जो करीब 20 पॉइंट ऊपर बता रहे हैं निफ्टी, मुझे लगता है कि एक बार बाजार में उछाल देखने को आज के दिन जरूर मिल सकता है। बिल्कुल, कल बड़ी गिरावट देखने को मिलती, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब कल भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो करीब 150 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर और करीब 200 पॉइंट ही डाउ में गिरावट देखने को मिली है। तो पता था भारतीय बाजारों को कि इतनी गिरावट वहां देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह की रणनीति आज बनाने वाले हैं। संदीप, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए, नई सीरीज की शुरुआत, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, कैसे अप्रोच करेंगे निफ्टी को आज आप? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग प्रदीप। आई थिंक प्रदीप ने जो कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। कल जो हमने देखा 200 डे मूविंग एवरेज, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूं जो कि 30-40 पॉइंट के फर्क में है, और वहां से अच्छी खासी बाउंस बैक हो सकती है। लेकिन जब तक बाउंस बैक के कुछ लक्षण दिखाई न दे, लॉन्ग करना थोड़ा सा एज अ ट्रेडर मैं नहीं समझता ठीक होगा। यू हैव टू गो विद द ट्रेंड। सो इन दैट सेंस मैं वेट करूंगा थोड़ा सा। ब्रॉडली 7800 7920 का रेंज मैं आज के लिए देख रहा हूं, और ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता है, 7920 के ऊपर क्लोज होता है या ट्रेड करता है कंसिस्टेंटली, तो ही लंबी तेजी करनी चाहिए। फिर हम 8000 8100 वगैरह वो टारगेट्स की बात करेंगे, बट आज के लिए 7800 मुझे ऑन द डाउन साइड ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। ऑन द अपसाइड 7900 के आसपास, 7920 के आसपास में शॉर्टिंग के भी ऑप्शंस देखूंगा। 7,900 के ऊपर जाना बाजार के लिए शायद बहुत आसान ना हो। जैसे कि हेमंत आप कह रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स ने कल जो संकेत दिए थे मंदी के, सरप्राइजिंगली उसके बाद जब मार्केट्स खुले तो नैस्डैक में तेजी हो गई फेसबुक के चलते, और उसके बाद हमने देखा कि डाउ भी काफी रिकवर हुआ एक बार की, लेकिन फिर से नीचे आकर बंद हुए। तो काफी वॉलेटिलिटी वहां भी है। ये मानना चाहिए कि दुनिया भर के बाजार कोशिश कर रहे हैं उस डिसअपॉइंटमेंट को पचाने की जो कल बैंक ऑफ जापान ने दिया, क्योंकि अब और अगर लिक्विडिटी नहीं आएगी और ये मार्केट जिस ऑक्सीजन पे चल रहे हैं
हैं लिक्विडिटी के, वो अगर कहीं से भी नहीं आ रहा तो थोड़ा सा बुल्स को हैरान होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि जापान का बाजार आज देखिए बंद है, तो जापान के बाजार और मुझे लगता है कि छुट्टी पर जाने से पहले जितने ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन हल्की करनी थी, कल उन्होंने सारी की सारी एक साथ कर दी। और एक अच्छी बात आप कह रहे हैं, फेसबुक की बात आपने कही, फेसबुक का शेयर 7% यूएस में मजबूती दिखा रहा था, लेकिन एप्पल के शेयर में चढ़ा था। और एप्पल ने जिस तरह से डिसअपॉइंटमेंट दिया है, तो लोग फेसबुक तो यूज कर रहे हैं लेकिन एप्पल के फोन पर नहीं, आप ये कह सकते हैं। एप्पल बहुत महंगा हो चुका है। मतलब कुछ दिन पहले हम ये आपको जानकारी देते थे, कुछ क्वार्टर्स पहले, कि एप्पल की मार्केट कैप किन देशों के जीडीपी के ऊपर जा रही है, तो वो शायद कहीं से टॉप आउट होता हुआ, और चाइना इफेक्ट है वहां भी देखिए, असर तो एशिया का ही है, जापान के बाद चाइना का असर हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरे फंडामेंटल फैक्टर्स विजय, अगर आप अपने देश के अंदर देखें, हो सकता है कि हमारे अनुमान बहुत कम हो, लेकिन एक के बाद एक काफी कंपनियां हैं जो एक्सपेक्टेशंस को बीट कर पा रही हैं, और ये तो अच्छे संकेत मिलते हैं कि शायद बाजार के पास एक मजबूत फ्लोर है नीचे। देखिए पांडे साहब, मैं काफ़ी बुलिश हूँ। पोस्ट बजट जिस तरीके से मार्केट ने रिबाउंड किया और काफ़ी अच्छी संकेत आ रहे हैं, जैसे मॉनसून की खबरें बहुत अच्छी हैं, इन्फ्लेशन अभी भी नीचे है, इंटरेस्ट रेट्स सॉफ्टन हुए हैं और आगे भी सॉफ्टन होने की बात रघुराम राजन कर रहे हैं अगर इन्फ्लेशन काबू में रहती है तो, और रिफॉर्म्स एजेंडा बरकरार रहता है गवर्नमेंट का। तो मुझे लगता है कि ये छोटे मोटे ब्लिप्स आते रहेंगे, और कल का जो गिरावट देखिए प्राइमरली वो एक ग्लोबल संकेतों की वजह से था, मुझे नहीं लगता डोमेस्टिक कारणों की वजह से कोई ये गिरावट आई। और अभी भी मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा गिरावट मार्केट्स में नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा देखें तो 7700 के नीचे मुझे मार्केट फिलहाल नहीं दिखाई देता। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि शॉकर्स आ सकते हैं रिजल्ट सीजन में, ऐसा कोई शॉकर देखने को अभी तक मिला नहीं है। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। अगर आप आईटी मेजर्स में देखें तो विप्रो और एचसीएल ने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया, या सीमेंट मेजर्स ने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया, या मैं कहूँगा एक्सिस बैंक ने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया। बट जितनी एक्सपेक्टेशन थी डिसअपॉइंटमेंट की, उससे तो कहीं बेहतर रिजल्ट आए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जितने दिग्गजों के रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं, रिलायंस की अगर आप बात करें तो रिलायंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट की है, रेवेन्यूज पोस्ट किए हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इफ यू लुक एट इन्फोसिस एंड टीसीएस, इन्होंने 1.5 से 2 साल के बाद अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करने शुरू किए हैं। कमेंट्री बहुत स्ट्रांग आई है, आगे उनको हेडविंड्स दिखाई नहीं देते, वो कहते हैं कि सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ दिखेगी। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स, वी आर हेडेड अपवर्ड्स। मगर ये थोड़ा सा स्लो रहेगा, मार्केट ट्रिगर्स ढूंढेगा, अच्छी खबरें ढूंढेगा, उसके बाद स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और प्रदीप, आप देखिए कल के फॉल को अगर आप हटा भी दीजिए तो आप देखिए पूरी जो सीरीज है अप्रैल की, उसमें 1 से 1.5% का इजाफा ही देखने को मिला है। तो बुल्स की पकड़ अभी मजबूत है, और बैंक निफ्टी में हमने देखा 3.5% की तेजी देखने को मिली, इतनी सारी खराब खबरों के बावजूद। तो जो सीरीज खत्म हुई है कल, वो कमजोर नहीं थी, कल का दिन कमजोर था, और ग्लोबल मार्केट्स ही डिसाइड कर रहे हैं आजकल ट्रेंड। ग्लोबल मार्केट्स ऊपर तो हम ऊपर, ग्लोबल मार्केट्स नीचे तो हम नीचे। और एफआईएस का डेटा के ऊपर अब बात करते हैं प्रदीप। अगर आप देखिए तो जुबिलिएंट फूडवर्क्स की जो ब्लॉक डील हुई, जिसमें प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची, एफआईआईज ने हिस्सेदारी एफआईआईज की जो हिस्सेदारी को एडजस्ट करें तो आप पाएंगे तो उसको आप निकालना चाहते हैं, उसको अगर आप एडजस्ट करें तो एफआईआईज का बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है करीब करीब 173 करोड़ रुपीस का। लेकिन बुल्स तो कहेंगे कि देखिए शेयर तो खरीदे हैं ना, और भारत के बाजार में ही खरीदे हैं, तो पॉजिटिव वाला आंकड़ा देखना चाहिए। वो एक बात है, और इसके साथ दूसरी बात ये भी है कि आप एक्सपायरी के दिनों में आखिरी 3-4 दिन का जो आंकड़ा होता है उसको हम बहुत सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आप काफी पोजीशन सेटल कर रहे हैं, अपनी आर्बिट्राज पोजीशंस हैं, तो आपने कैश में लिया है, फ्यूचर्स में बेचा है, फ्यूचर्स में लिया है, ऑप्शन में राइट किया है, पता नहीं, वो हर तरह की पोजीशन अनवाइंड हो रही होती है। तो उन 3-4 दिनों के आंकड़ों से सीधा संकेत लेना कि एफआईआईज नेगेटिव है मार्केट पे इतना ज्यादा, ये भी शायद बहुत सही नहीं होगा। और अगर आप देखिए पिछले करीबन 10 दिनों से, अब 10 करीब सेशन हो गए हैं जब मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, हम देख रहे हैं लगातार 7-900 के ऊपर टिकने का। बिल्कुल। जिस दिन बड़ी गिरावट आई है, आप उन दिनों में एफआईआईज के आंकड़े देखिए, एफआईआईज बेचते हुए नहीं नजर आए। बिल्कुल। तो ये घबराहट बेयर्स में जो है वो शायद, बुल्स में जो है वो शायद लोकल बुल्स हैं या शायद छोटे ट्रेडर्स हैं जो बार बार निकल रहे हैं। दूसरा इंडिकेशन आप देखिए कि ओवरऑल नई सीरीज की तैयारी कैसी हुई है, और हमारे मार्केट में एफआईआईज का बड़ा हाथ है एफएनओ के ट्रेड में इस समय, ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों सेगमेंट में आप कहेंगे।
तो नई सीरीज की जो तैयारी, जो ओपन इंटरेस्ट हम इस वक्त बिल्ड करके चल रहे हैं, वो 700 पे जबरदस्त पुट राइटिंग का है। यानी यहां से 150 पॉइंट नीचे बुल्स तैयार है कि इससे नीचे तो नहीं जाएगा। और ऊपर की तरफ आप इस सीरीज में 8000 का लेवल पार नहीं कर पाए, लेकिन अगली सीरीज में 8000 पे बड़े कॉल राइटर्स नहीं है, वो 8200 पे खड़े हैं। तो 8000 तो आराम से पार होगा, ऐसा लग रहा है कि बुल्स को कहीं ना कहीं अपना पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है और बेयर्स थोड़ा सा बैकफुट पे है। तो ये जो पोजीशंस आज की तारीख में बनी हुई हैं, ये भी आपको बड़े खिलाड़ियों के मूड का, ओवरऑल मार्केट के मूड का संकेत देती हैं। और वो पिछली सीरीज, जैसे आपने कहा, केवल 150 पॉइंट चढ़ी, लेकिन उसके बाद भी आपने अगली सीरीज की तैयारी, इस सीरीज की रेंज क्या थी, हम 7515 के आसपास हमने लो बनाया और 7980 के आसपास हाई बनाया, लेकिन इससे 200 पॉइंट ऊपर की रेंज हम तैयार करके अगली सीरीज के लिए चल रहे हैं। तो मूड तो बुलिश ही है। तो जो सेल इन में एंड गो अवे वाला जुमला है, उसको बुल्स इस बार पूरी तरह से गलत साबित करने में डटे हुए हैं। देखना होगा ये सीरीज कैसी रहती है। बहरहाल पिछली 2 सीरीज तो काफी अच्छी रही है। पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, कौन से स्टॉक्स पर वो सबसे ज्यादा बुलिश या बेरिश है। क्योंकि संदीप, थोड़े से आप कॉशियस हैं, ये बताइए कहां पर बेचकर जाना चाहेंगे आज आप? हेमंत, मैं एनएमडीसी में ब्रेकडाउन देख रहा हूं, तो मैं एनएमडीसी में सेल की राय दूंगा 97 के स्टॉप लॉस से और 90 के टारगेट से। 7-8% का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर 90 ब्रेकअप होता है तो 84-85 भी अगले कुछ दिनों में देख सकते हैं। तो पैटर्न काफी बुलिश है सेल के तौर पे। मेटल स्पेस में और स्पेसिफिकली एनएमडीसी में मैं सेल रिकमेंड करूंगा। ओके, तो ये संदीप की राय है। एनएमडीसी पे एक सेल कॉल, 90 के टारगेट, 97 पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह फिलहाल आपको संदीप दे रहे हैं आज के दिन मुनाफा कमाने के लिहाज से। विजय, आप कि क्या पिक्स हैं आज के लिए? मैं यस बैंक रिकमेंड करना चाहूंगा बाय। कल कितने ही मार्केट के मेहम में ये खड़ा हुआ था स्टॉक। कारण ये भी था कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं यस बैंक ने, और मुझे लगता है कि कंप्लीट री रेटिंग हो रही है इस काउंटर की, और मुझे अच्छी तेजी नजर आती है स्टॉक में अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पूछें। तो 945 के करीब कल इसकी क्लोजिंग हुई थी और 960 के टारगेट के लिए आज इसमें बाइंग की जा सकती है और एक 930 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ये तो यस बैंक, ये वो स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। प्रदीप, लग रहा है कि 1000 रुपए के पास अब ये चला जाएगा और कमजोर बाजार में अच्छा प्रदर्शन नतीजे आने के बाद से देखिए इसमें देखने को मिल रहा है और मैनेजमेंट भी काफी बुलिश होता हुआ नए 52 वीक हाई, बल्कि शायद लाइफ हाई इसने कल लगाए थे, इसने तो बनाया है नया हाई। और इनफैक्ट आप इंटरेस्टिंगली देखिए इंडसइंड बैंक ने भी नया लाइफ हाई बनाया है। तो ये मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक से एक फ्लेवर है मार्केट का। बिल्कुल, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। और कौन से स्टॉक्स हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट के, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें बाकी के 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है आज बाजार पर। और आप देखिए नाल दायमा की राय फर्स्ट स्टेप कैपिटल के, वो कह रहे हैं बेचकर जाना चाहिए, 7910 का स्टॉप लॉस रखिए, 7770 का वो एक टारगेट आपको आज के लिए दे रहे हैं। और वहीं अगली कॉल यहां पर पुनीत किंद्रा की आ रही है बोनांजा पोर्टफोलियो से। निफ्टी पर सेल कॉल है, स्टॉप लॉस 7930 का लगाएं, 7775 और फिर 7750 के दूसरे टारगेट के लिए शॉर्ट करें। मनोज सचदेव की राय देखिए एम सिक्योरिटीज की, ये भी कह रहे हैं कि बिकवाली करनी चाहिए। तो 3 एक्सपर्ट्स अब तक हमने आपको बताया और तीनों कह रहे हैं कि बेच कर जाएं। 7730 के टारगेट दे रहे हैं, 7910 का स्टॉप लॉस की जरूर रखें। मनीष शर्मा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च.com के निफ्टी पर एक सेल कॉल दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 7970 का लगाएं और टारगेट 7800 के आ सकते हैं। ओके, तो अब तक तो चारों बेरिश हैं, लीजिए, लेकिन एक एक्सपर्ट हैं जो बुलिश हैं इस समय और वो हैं कुणाल सरावगी इक्विटी रश के। वो कह रहे हैं कि खरीदारी करिए, 7920 का वो टारगेट दे रहे हैं, लगता है काफी एग्रेसिव टारगेट है। और ये एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो यहां पर बुलिश हैं। 7825 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट बेरिश और एक बुलिश। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो सीधे तौर पे इन सारे कॉल्स को देखकर जो बात मुझे समझ में आती है, जो हमने बात की थी 7830 के लेवल की, इस समय कुणाल कह रहे हैं 7825, 7800 के आसपास संदीप ने भी बताया। तो ये एक रेंज है 7800 से 7830 के आसपास, इसके अंदर मार्केट कहीं रुक करके बाउंस कर सकता है। यहां पर अगर आप मंदी करेंगे तो आपके लिए जोखिम बहुत ज्यादा होगा। तो या तो इसके टूटने का इंतजार कीजिए डिसाइसिवली और उसके बाद मार्केट का मूड देखते हुए मंदी कीजिए, या फिर अगर हिम्मत है तो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होकर के स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। ये स्ट्रैटेजी हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको दरअसल कुल मिलाकर बता रहे हैं। ऊपर की तरफ भी आप देखिए तो कंसेंसस है 7910 पॉइंट ऊपर नीचे एक अहम रेजिस्टेंस का लेवल आपको दिखाई देगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये है राय एक्सपर्ट्स की है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए 36 अंक नीचे आपको जरूर दिखा रहा है, लेकिन कल की अगर क्लोज से देखें तो ये ऊपर है। जी हाँ, आपको हम बार बार यही बता रहे हैं, 7873 का जो स्तर है, आप
देखिए कल की क्लोज जो थी निफ्टी की स्पॉट की 7847 तो उसके ऊपर ही ये कारोबार करता हुआ आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा मजबूती के साथ खुल सकता है। आज भारतीय बाजार इतनी गिरावट नहीं होगी जितना कम से कम SGX निफ्टी संकेत दे रहा है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि 5 कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज आपको रडार पर रखने चाहिए, क्योंकि वो खबरों में सुर्खियों में, ये सब ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये शेयरों के जो नतीजे हैं वो बाजार बंद होने के बाद काफी अच्छे या कमजोर आए हैं। आइए जानते हैं। कैन फिन होम्स पे नजर रखिए, शानदार नतीजे यहां आते हुए मुनाफा दुगने से भी ज्यादा बढ़ा है, 23 करोड़ के सामने 47.5 करोड़, और आमदनी अगर आप देखें 227 करोड़ के मुकाबले 295 करोड़, लेकिन जो मुनाफा है वो जरूर आज स्टॉक को ड्राइव करेगा। इसके अलावा नजर रखिए ग्रैन्यूल्स इंडिया पर भी, और इसके नतीजे भी काफी अच्छा है। 48% प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है। इनकम देखिए 5% बढ़ी है, और अगर आप मार्जिन्स देखें वो भी करीब 14% से सीधे बढ़कर 21% रहे हैं, तो हर पैमाने पर अच्छे नंबर। अगला स्टॉक होगा HCC का, और मिला जुला नतीजा है। यहाँ पे मुनाफे में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 0.8% के आसपास 19 करोड़ पे आया है 20.7 करोड़ के मुकाबले। आमदनी लेकिन 4.5% से बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो EBITDA लेवल पर 12% का जो इजाफा हुआ है। मार्जिन में जो एक्सपेंशन हुआ है वो दरअसल बाजार की उम्मीद से बेहतर है, तो ये स्टॉक भी मजबूत रहेगा, ऐसी उम्मीद। बिल्कुल। और एसएल प्रोपैक के शेयर पर नजर रखिए, और देखिए इसने थोड़े से नतीजे अनुमान से कमजोर दिए हैं। हालांकि नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन आप देखिए 45.4 करोड़ रुपीस से मुनाफा इसका घटकर 41.5 करोड़ रुपीस हुआ है। इनकम में भी थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है, 611 करोड़ रुपए के मुकाबले 561 करोड़ रुपीस की इनकम आई है, और EBITDA मार्जिन में हालांकि 1% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। 17.4 से बढ़कर 18.4 पहुंच गया है। वहीं जुबिलेंट फूड अगला स्टॉक जहां पर हमने कल जो बड़ी हलचल देखी थी वो ब्लॉक डील की वजह से, जहां प्रोमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा था। यहां पर क्रेडिट स्विस ने 23 लाख शेयर्स खरीदे हैं 1280 रुपए के करीब के भाव पे, और 24 लाख शेयर्स यहां पर जुबिलेंट कंज्यूमर जो कि प्रोमोटर एंटिटी है उसने बेचे हैं। तो इन संकेतों को देखते हुए कल की अच्छी खासी गिरावट के बाद इस स्टॉक पर आज खास तौर पर नजर होगी कि क्या अब ये टिकता हुआ नजर आता है। चलिए इन तमाम शेयरों पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, उनकी राय तो लेकर आएंगे ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपने एक्सपर्ट्स की टॉप पिक्स भी आपको बताएंगे। एक एक पिक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने दे दी हैं, और बाकी की बची हुई पिक्स भी बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान बने हुए हैं, संदीप पागले और विजय चोपड़ा। ब्रेक से पहले हम सुन रहे थे विजय की राय। वो कह रहे हैं जो टॉप पिक है उनका वो आज के लिए येस बैंक है, और इंटरेस्टिंग बात ये कि संदीप की टीम में भी देखिए, संदीप ने जो लिस्ट दी है उसमें भी देखिए येस बैंक शामिल है। संदीप, क्या लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं येस बैंक के चार्ट पर, और बाकी के स्टॉक्स भी बताइए जो आपको पसंद है आज के लिए। हेमंत, मैं बिल्कुल विजय जी से सहमत हूँ। क्लियर ब्रेकआउट कल के मार्केट में सस्टेन होना ये कहता है, संकेत देता है कि अगले कुछ दिनों में येस बैंक आउट परफॉर्म करेगा। मेरा स्टॉप लॉस 926 रहेगा। हल्का सा करेक्शन आता है तो येस बैंक लिया जा सकता है, और मुझे 987 का टारगेट दिखाई देता है अगले कुछ दिनों में या एक आध दो हफ्तों में। सेकंड स्टॉक है, मैं कोल इंडिया में सेल रिकमेंड करूंगा, जो 290-295 के रेंज में आके वापस नीचे चला जाता है। तो कल ऐसे ही हुआ है। आप एक 291 का स्टॉप लॉस रखें और 276 का टारगेट होगा। और रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो कल तेजी आई, मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में और भी तेजी आएगी। तो थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन है तो मैं बाय रिकमेंड करूंगा। कल मैंने DLF और HDL रिकमेंड किया था, आज IB रियल एस्टेट रिकमेंड करूंगा, जो 61 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है, और मुझे 68 के टारगेट अगले कुछ दिनों में दिखते हैं। ओके, तो संदीप यहाँ पर अब आपको येस बैंक के साथ साथ एक कॉल दे रहे हैं IB रियल पे बाई की, और कोल पे सेल की भी कॉल है इनकी। तो बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ के ट्रेड्स आपके लिए संदीप आज लेकर आए हैं। लेकिन विजय, आपने येस बैंक का एक कॉल दिया, इसके अलावा और किन स्टॉक्स पर आपकी नजर होगी? मैं एक और बाय कॉल देना चाहूंगा ACC। जिस तरह के रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं
मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती थी, मगर रिजल्ट्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं और आने वाली जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अच्छे मानसून के चलते हुए और जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं स्मार्ट सिटीज़ बनाने को लेके या सड़कें बनाने को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर में या हाउसिंग में, मुझे लगता है कि सीमेंट की खपत अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी दिग्गज कंपनीज हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। कल का क्लोज जो था वो 1437 का था, तो 1470 के टारगेट के लिए इसमें बाई इनिशिएट कर सकते हैं और एक 1400 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें इस स्टॉक में। चलिए, तो एसीसी अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। कल दिन के दौरान इनके नंबर्स आए थे, हालांकि अंबुजा के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए थे, वो भी बेहतरीन आए थे। एसीसी के ऊपर बुलिश हैं विजय और यस बैंक के ऊपर बुलिश हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है संदीप की राय इसलिए क्योंकि प्रदीप आप देखिए एनएमडीसी, कोल इंडिया, 2 शॉर्ट साइड के कैंडिडेट्स और 2 बाई साइड के कैंडिडेट्स, और जो शॉर्ट साइड के कैंडिडेट्स हैं वो पीएसयूज ही हैं। और हमने देखा है कि एनएचपीसी के ओएफएस आने के बाद अब सब लोग थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं पीएसयू शेयरों को खरीदारी की तरफ अप्रोच करने के लिए, क्योंकि अचानक से हमने देखा 6-7% की गिरावट तो एक ही दिन में देखी गई। खासतौर पे कमोडिटी ओवरनाइट पे भी व्यू थोड़ा सा मंदी का बनता है, इस लिहाज से डबल फायदा है। तो ये दोनों फैक्टर्स को शायद ये डिस्काउंट कर रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स ने आप देखिए आधा ही भरा अपना सब्सक्रिप्शन का जो उनका कोटा था। हालांकि ये भी काफी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप पीएसयूज में कभी पैसे ना लगाएं, लेकिन ओएफएस आए तो जरूर लगाएं। लेकिन आप देखिए भरा नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स ने, शायद उनको ये डर है ना कि अभी तो 75% नहीं हुई है सरकार की हिस्सेदारी, अभी भी और बेचेंगे, घटी है 11%, लेकिन 75% नहीं हुई है। यू नेवर नो, अगले फाइनेंशियल ईयर में और बिकती हुई नजर। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बार साल की शुरुआत में अगर ये सब हो जाता है तो फिर आगे चल के आपको शायद मौके मिलेंगे। लेट्स सी, एनएचपीसी पे भी विस्तार से बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ेंगे। जी हाँ, वायदा बाजार में किस तरह की आपकी रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे अल्टामाउंट कैपिटल के सुब्रमण्यम जी से। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ बने हुए हैं, संदीप वागले साहब बने हुए हैं, और अब हमारे साथ देखिए क्रिस सुब्रमण्यम जी भी जुड़ चुके हैं, जो आपको बताएंगे इस सीरीज पर उनका क्या व्यू है और आज एफएनओ में किस तरह के संकेत उनको मिल रहे हैं। क्रिस, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए, नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन कैसे अप्रोच करेंगे? निफ्टी कहां तक जा सकता है? बाउंस के लिए खेलेंगे या आपको भी लगता है कि थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा? हेमंत जी, आई थिंक इमीडिएट शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करें, अगर जहां हमने ऑलरेडी आई थिंक कल की जो भारी गिरावट देखी है, आई थिंक आई वुड प्ले फॉर एन अपसेट, क्योंकि 7,750 7,800 इस दायरे में डेफिनेटली जो भी पुट राइटिंग वगैरह हुई है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेरा मानना है कि शायद वहां पर सपोर्ट मिल सकती है। तो जिनको तेजी का करने का तो शायद एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का हम सहारा लेंगे, क्योंकि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है तो शायद वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ पर एक निफ्टी में फ्यूचर्स की खरीदारी करके चले जो 7,890 के आसपास बंद हुआ था कल, और आज ऑफकोर्स एसजीएस निफ्टी भी नीचे है, उसको बेचे और 8,000 का एक कॉल बेच के चले, जहां पर एक अच्छी खासी एक प्रीमियम मिलेगी। तो और यहाँ पर टारगेट रहेगी 7,980 और नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, जो आई थिंक 7,775 या 7,800 के आसपास रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम सीरीज की बात करें, आई थिंक एक डेफिनेटली अभी भी ऑप्टिमिज्म है, भले लगातार हमने कल गिरावट देखी है कल लास्ट 2-3 घंटे में, लेकिन ऑप्टिमिज्म जरूर है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑप्शंस एक्टिविटी अभी शिफ्ट हुए, क्योंकि जहां पर 8,000 पे दब के लास्ट पिछले 2 सीरीज में राइटिंग होती थी 8,000 कॉल में, अभी वो शिफ्ट होकर 8,200 पे आ गई है। और पुट ट्रेडिंग में अगर आप देखें तो 7,800 पे पुट ट्रेडिंग है। तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस यहां पर मार्केट में है, लेकिन कल की गिरावट पे थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस यहां पर थोड़ी बहुत डेफिनेटली शेक हुई है। तो जैसे जैसे 8,000 अप्रोच करेंगे, आई थिंक एक कॉशियस अप्रोच रखना मेरी तरफ से राय है। आप ये एक सिंथेटिक स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं हेज करते हुए, अगर आप थोड़ा सा समझाएं इसमें किस तरह का मुनाफा आएगा, क्योंकि आप फ्यूचर्स लॉन्ग करने के साथ एक कॉल राइट कर रहे हैं 8,000 पे। हाँ, इसका फायदा ये है कि जहां पर मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी, अभी अगर आप देखें तो आज एसजीएक्स निफ्टी से ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट नीचे गिरावट के साथ संकेत दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है अपना प्री ओपनिंग अपना जब एक्चुअल अपने भारतीय बाजार में कुछ अलग ही होए, जिसमें हमारा जो कुशन है कॉल का सेलिंग का जो कुशन है, अगर बाई चांस हमने जो फ्यूचर पे तेजी की है उस पर अगर बाई चांस गिरावट आती है तो मेरा जो कॉल का राइट को हुआ प्रीमियम वो भी घटेगा, तो मेरा उसमें उस हिसाब से वो स्टॉप लॉस जो है मेरा थोड़ा डीप हो सकता है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं।
और जैसे जैसे मार्केट अगर बाउंस करती है ऑब्वियसली हमें फ्यूचर में वहां पर ज्यादा मुनाफा मिलेगी। ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर कॉल जो हमने राइट किया वहां पर थोड़ी बहुत नुकसान होगी। नेट अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजी में अगर सफलता आती है तो आई थिंक अच्छी खासी कमाई हो सकती है। और यहाँ पर जहां तक लॉस का सवाल है आई थिंक काफी सीमित दायरे पर रहेगा, क्योंकि हमें हमने जो कॉल राइटिंग किया उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पर जरूर मिलेगा। ओके, चलिए तो ये रहा है भारतीय बाजारों पर बाउंस के लिए खेलना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट आज के दिन। कुछ ही देर में मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को और इस पूरी सीरीज को। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं आज की सीरीज जो है वो महत्वपूर्ण है और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एक चीज है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक का नतीजा। जी हाँ, दोपहर में आएगा ये नंबर और ये मोटा मोटी आज का दिन भी तय कर सकता है और बैंक निफ्टी की दिशा भी तय कर सकता है, क्योंकि बड़ा वेटेज रखता है ये बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी बड़ा वेटेज रखता है बाजार पर। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन के नतीजे भी आज आने वाले हैं, तो एविएशन कंपनियों में पहला परिणाम ये आने वाला है। इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों ही नतीजे, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ अनुमानों पर बात करने के लिए पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं और डिम्पी कालरा भी जुड़ चुके हैं। पहले पूजा आपके साथ ये बताइए आईसीआईसीआई बैंक क्या कहते हैं सीएनबीसी आवाज के अनुमान? जी, हमारे पोल के अनुसार जो नतीजे आएंगे वो कमजोर रहेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि पिछले क्वार्टर भी जब आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नतीजे घोषित किए थे तो एसेट क्वालिटी रिव्यू आता, उसकी वजह से हमने देखा था जो ग्रॉस एनपीए के आंकड़े थे वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके थे और उस टाइम भी मैनेजमेंट का कहना था कि उसका असर अगले आने वाले क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा। पावर और स्टील सेक्टर में दिक्कतें अभी भी है, तो स्लिपेजेस वहां से बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं और क्वार्टर 4 में जो स्लिपेजेस होंगे वो अपने हाईएस्ट लेवल पर इस बार देखने को मिल सकते हैं, तो एनपीए को लेकर कंसर्न रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक ने अपना लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कारोबार में कुछ हिस्सा बेचा था, जिसकी वजह से कंपनी को इस बार मुनाफे में थोड़ा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। 11% की बढ़त देखने का अनुमान है और जानकारों का भी मानना है कि बैंक की जो अर्निंग प्रोफाइल है वो इतनी स्ट्रांग है कि आने वाले 6 क्वार्टर में भी अगर एनपीएल की दिक्कतें बरकरार रही तो बैंक के पास अच्छा कुशन है, अच्छे रिजर्व्स हैं कि वो इस एनपीएल की दिक्कतों को झेल सकते हैं। लेकिन बाजार की नजर खास करके मैनेजमेंट के कमेंट्री पर रहेगी कि आगे चल के एसेट क्वालिटी को लेकर क्या गाइडेंस निकल कर आते हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक पे बाजार ने ये डिस्काउंट कर लिया है कि पिछले क्वार्टर के जितने ही एनपीए इस बार होंगे, क्या एनपीए थोड़े कम निकल कर आएंगे, इसी पर सबकी नजर होगी। और वॉच लिस्ट कहीं ना आ जाए, जैसे कि आप देखिए ने जो दूसरा मारा था। जी हाँ, तो एनपीए डिक्लेयर करने का नया तरीका, नया फॉर्मूला जो है वॉच लिस्ट बता दीजिए और कह दीजिए कि ये वॉच लिस्ट जो है। लेकिन आईसीआईसीआई आप देखिए इस मामले में लीडर रहा है। आईसीआईसीआई एसईसी पे जो फाइलिंग करते हैं, यहां तो नहीं बताते, लेकिन एसईसी की फाइलिंग में पिछले 2 साल से ये बता रहे हैं डाउटफुल एसेट्स। तो इस मामले में ट्रांसपेरेंसी पहले से रही है, दूसरे बैंक शायद फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना चाहिए। बिल्कुल, और येस बैंक के कमजोर नंबर्स आने के बाद 5-6% की गिरावट भी इस बैंक में देखने को मिली है। कल भी हमने देखा बड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग करीब 660 करोड़ रुपए के आसपास की इसी एक बैंक में देखने को मिली है। तो लोगों ने थोड़े से कॉशियस होकर जा रहे हैं। इस नतीजे में देखना होगा पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा या नेगेटिव साइड पर। बिल्कुल, लेकिन इंटरग्लोब की उड़ान और कितनी ऊंची जा रही है इस पर जरूर नजर होगी पूरे सेक्टर की। डिम्पी क्या कहते हैं प्रदीप? यहाँ पे देखें तो इंटरग्लोब के रिजल्ट इस बार गाइडेंस बेस्ड होकर चलेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले से ही गाइडेंस दे रखी है, तो इसके सारे रिजल्ट्स कंपेरेबल हो जाएंगे वो गाइडेंस के साथ साथ। जैसे आपके सामने में एक बात रखें कि यहाँ पे जो रेवेन्यू गाइडेंस दी गई थी वो था कि 6 से 8% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएंगे। रिजल्ट ये कहते हैं कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है करीब 9.5% होगा, तो रेवेन्यू गाइडेंस को बीट कर सकता है और ये करीब बढ़कर 4188 करोड़ आ जाएगा। दूसरी इन्होंने गाइडेंस दी थी एबिटार को लेकर, जहाँ पे एबिटार मार्जिन, एबिटार एक्चुअली अर्निंग्स वो है जो कि डेप्रिसिएशन और साथ ही रेंटल लीज रेंटल को घटा के रहने वाली अर्निंग्स है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी उनकी पता लगेगी। वहां पे इन्होंने जो मार्जिन्स कहे थे वो 35 से 37% के आसपास रहने की उम्मीद जताई थी मैनेजमेंट में, और जो इस बार एबिटार आने वाले हैं मार्जिन्स वो शायद 37% ही आए, तो अपर एंड पे आ सकते हैं, तो ये भी इन द लाइन हो सकता है। इस बार एबिटा थोड़ा सा डाउन होगा 1.5% के आसपास का, लेकिन अगर आप पैट देखें वो करीब 6% स्लाइड कर जाएगा। हालांकि प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इनका मुनाफा करीब 6% कम हो जाएगा, जो कि 551 करोड़ रुपए के आसपास आने की उम्मीद है। ये कंपनी ने अपनी गाइडेंस में भी बताया था कि इनको फॉरेक्स का थोड़ा सा हेज लग सकता है, नुकसान हो सकता है इस फ्लक्चुएशंस का, इस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर आएगा। और लेकिन इसके अलावा कुल मिला के अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो रेवेन्यू टर्म्स पे, एबिटार टर्म्स पे तो इन द लाइन होगा, हो सकता है उससे थोड़ा बेहतर आए, लेकिन सारी नजर होगी पैट पे कि पैट कितना कम रहता है। अगर 6% से थोड़ा भी कम होगा तो एक तरह का बेंचमार्क हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स पे भी काफी हद तक असर आपको दिखेगा। लेकिन जहां तक मार्केट शेयर्स की बात है वो अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, 36 से 37% हो गया फरवरी के अंदर,
पैसेंजर लोड फैक्टर भी इसका ठीक है, 85% प्लस है, और ट्रैफिक ग्रोथ है जो करीब 21% है। यूजुअली 20% से ज़्यादा ही हम अच्छा मानते हैं पैसेंजर लोड फैक्टर जो ग्रोथ है वो इसके अंदर 21% का आ रहा है। तो यहाँ पे इस फ्रंट पे फंडामेंटल टर्म्स पे भी ये कंपनी कम से कम फिट बैठ रही है। ऑलराइट, चलिए तो इंटरग्लोब एविएशन की शेयर पर जरूर नजर रखिएगा। और देखिए कल के कमजोर बाजार में जब सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट दिन के दौरान नीचे था, इस स्टॉक ने मजबूती के साथ समाप्ति दी है। ध्यान रखिए 1.5% से ज्यादा की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो इन दोनों ही नंबर्स पर आज नजर रहने वाली है। शुक्रिया पूजा आपका, डिम्पी आपका भी शुक्रिया इन पोल्स को हमें बताने के लिए। और बाजार पर फंडामेंटल राय देने के लिए अब हमारे एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या व्यू बन रहा है इस सीरीज के लिए और बाजार पर कैसे आज आप अप्रोच करेंगे? मॉर्निंग हेमंत जी। क्लियरली अगर हम अगले 2 से 3 महीने की बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज, मुझे लगता है कि मार्केट से एक दायरे में ही रहने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं आई थिंक जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है दैट इज गोइंग टू क्लियरली हैव अ टोल इन टर्म्स ऑफ हाउ इंडियन मार्केट्स रिएक्ट। हम काफी रिएक्टिव होंगे ग्लोबल सिचुएशन को देख के। चाइनीज पीएमआई डेटा भी अनाउंस होंगे इन नेक्स्ट फ्यू डेज, वो कैसे डायरेक्शन देता है आई थिंक दैट विल ऑल्सो हैव अ डायरेक्शन ऑन द ग्लोबल मार्केट। जो बैंक ऑफ जापान ने अनाउंस किया येस्टरडे आई थिंक थोड़ा निराशाजनक था ग्लोबल मार्केट्स के लिए, एंड इंडियन मार्केट्स रिस्पॉन्डेड कॉरेस्पॉन्डिंगली। दूसरा ट्रिगर आई थिंक होगा मार्केट्स के लिए आई थिंक मानसून। अगर मानसून जैसी उम्मीद है काफी अच्छे रहते हैं, ऑन टाइम रहते हैं, तो मुझे लगता है एक फिलिप मिल सकता है मार्केट्स को। और अब तक के जो नतीजे आए हैं मुझे लगता है काफी आई थिंक ठीक ठाक है। तो आई थिंक मार्केट्स ये भी प्राइस इन कर रहा है कि जो सिक्लिकल रिकवरी होगी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स री-रेटिंग सेकंड हाफ से, शायद लुकिंग एट दीज नंबर्स दैट रिकवरी कैन कम थ्रू इफ मानसून्स आर गुड एंड केपेक्स साइकिल रिवाइव सूनर देन लेटर। इसलिए प्रॉब्ली आई थिंक फॉर द मे सीरीज मार्केट से एक दायरे में रह सकता है, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ये ट्रिगर्स मार्केट्स को शायद ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। दायरे में रहने की उम्मीद यहां पर फिलहाल दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पिछली सीरीज भी पूरी हम मार्च सीरीज को पचाने में ही हमने गुजार दी, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन इस बीच एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है टाइटन की ओर से। 40 साल से अधिक उम्र के या 10 साल से अधिक काम कर चुके एम्प्लॉइज के लिए वीआरएस लाने की बात यहां पर कंपनी ने कही है। मयूरेश, कैसे देखेंगे आप इस खबर को? कंपनी क्या डाउन साइजिंग की कोशिश में है? क्या मतलब निकालना चाहिए? ये बुलिश न्यूज है या बेरिश न्यूज है? Not really sure how to read this, Pradeep ji, at this point of time. But अगर हम core operational performance देखें तो I think operational performance ठीक ठाक ही रहा है. Compared to other jewelry players, probably with the harvest scheme again getting good amount of traction, मुझे लगता है I think numbers काफी ठीक ठाक रह सकते हैं. But I think need to study this scheme in more detail कि कितनी outlay आने वाली है, क्या देख रहे हैं in terms of employee reduction. So I think need to study this what the company is probably given. टाइटन की तरफ से बयान भी आ रहा है इस खबर के साथ साथ कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं कि फ्रेश ब्लड आए और जो पुराने हैं 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस वाले या 40 साल से ज्यादा की जिनकी उम्र हो गई है उनको वीआरएस की एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर आप समय से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो एक मुश्त पैसा लीजिए और कंपनी से आप रिटायर हो सकते हैं। ये वो स्कीम है। जनरली पीएसयूज इस तरह की स्कीम्स लाते हैं। आज प्राइवेट सेक्टर की कंपनी टाइटन ये स्कीम ला रही है तो चाहते हैं कि फ्रेश ब्लड उनकी कंपनी में आए, नए नए आइडियाज आए। और आप देखिए जिस तरह के उन्होंने नए प्रोडक्ट्स भी अब लॉन्च कर रहे हैं वो फ्रेश ब्लड को अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो आई केयर हो या फिर दूसरे सेगमेंट्स हो। तो एक मुश्त खर्चा इनको जरूर देना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि एज प्रोफाइल जो है शायद थोड़ा सा स्क्यूड हो गया है कि ज्यादा उम्र के लोग काफी हैं, तो उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश। और अमूमन आप ये मानेंगे कि जो नए एम्प्लॉयज होंगे वो कम कॉस्ट पे आएंगे। तो उस लिहाज से जब आप प्रोडक्टिविटी कहते हैं तो आप क्या गिन रहे हैं? अगर आप ये गिन रहे हैं कि सेल्स का कितना % सैलरी में जाता है, अगर कम उम्र के एम्प्लॉयज होंगे, नए एम्प्लॉयज होंगे, तो वो अपने आप ही आंकड़ा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरह से वॉचेस के सेगमेंट में उतर रहे हैं तो नए नए जो खरीदार हैं नए वॉचेस के, वो जनरली आप देखिए फ्रेश जो नए लोग हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, वो जनरली खरीदते हुए दिख रहे हैं। तो शायद उसको भी मैच करने की कोशिश रही है कंपनी की। लेकिन विस्तार से कंपनी इस बारे में ज्यादा बता पाएगी। और कंपनी के नतीजे ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, शुक्रवार को आने वाले हैं और नतीजों पर मैनेजमेंट ये क्लैरिफिकेशन और देता हुआ नजर आएगा और कितनी बड़ी प्रोविजनिंग वो कर रहे होंगे इस वीआरएस के चलते। तो इस सब पर हमारी नजर रहेगी। और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, इस सब पर बात करेंगे। एक्सपर्ट सदनदार पैनल हमारे साथ बना हुआ है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और अभी हाजिर होते हैं।
स्वागत है आपका एक बार फिर। और अब हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल। राकेश, आपकी राय लेना चाहेंगे हम निफ्टी बैंक पे। निफ्टी पे हमने काफी चर्चा पहले की है, लेकिन निफ्टी बैंक भी अहम लेवल्स के आसपास बंद हुआ है। बड़ी बात यह कि यह लगातार बाजार को सपोर्ट कर रहा है और समझा यह जा रहा है कि अगर निफ्टी बैंक चलेगा तो ही निफ्टी चलेगा। क्या उम्मीद है आपकी आज के लिए और इस पूरी सीरीज के लिए? अभी थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। कल और आज में काफी फर्क आ चुका है। आपने राइटली मेंशन करा कि जैसे बैंक निफ्टी चलेगा तो मार्केट को सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी एकमात्र सेक्टोरल इंडेक्स है जो कि अभी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, जिसमें कोई इमीडिएट सपोर्ट्स को वायलेट नहीं कर रहा है। नीचे में बैंक निफ्टी के लिए 16,200 एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 17,000 एक रेजिस्टेंस है। दूसरी तरफ आप निफ्टी आईटी की बात करें तो उसने भी अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच करा है। और कल आप निफ्टी की बात करें तो 7850 के लेवल को उसने भी क्रैक करा है और काफी दिक्कत मुझे लगता है मार्केट में शॉर्ट टर्म में शायद देखने को मिल सकती है। इस समय कॉशियस हो जाना चाहिए। और आप देखें तो पिछली सीरीज के अंदर निफ्टी ने एक अच्छी रैली दिखाई थी और एक गैप क्रिएट करा था, और निफ्टी उस गैप को फिल करने के लिए भी अटेम्प्ट कर सकता है। एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनको कॉशियस होकर साइड में होकर बैठना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशंस को तभी इनिशिएट करें ऊपर में अगर निफ्टी 7900 के ऊपर निकलता है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि सीरीज की जो शुरुआत है वो शायद नेगेटिव बायस के साथ होगी और शुरू में जो माहौल है वो नेगेटिव रहेगा। बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। ओके, तो ये कॉल आपकी फिलहाल आ रही है, लेकिन साइड में रहने का और बाजार की शुरुआत देखने का एक नजरिया होता है। तो हम देखेंगे कि पहला घंटा कैसा निकला, उसके बाद शायद साइड में बैठने वाले ट्रेडर अपना फैसला ले पाएंगे, जैसे कि संदीप पहले कह रहे थे। लेकिन मयूरेश, यहाँ पे देखिए बैंक्स के लिए आप कैसे आज इस खबर को रीड करेंगे जिसमें कहा गया है कि 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जा रही है जो कि बैंक कंसोलिडेशन पे काम करेगी? क्योंकि दिक्कत की बात यह है कि जिस बैंक में आपको वैल्यू लगती है वो आप कहेंगे कहीं मर्ज हो गया तो क्या होगा, और जो बैंक आपको फिलहाल अच्छा लगता है, स्ट्रांग लगता है, उस पर डर यह है कि कोई कमजोर बैंक इसमें आ गया तो इसका भी वैल्यूएशन डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये खबर अच्छी है या बुरी है? अगेन जैसे आप कह रहे हैं, आई थिंक इट विल बी अ केस बाय केस सिनेरियो। जो आई थिंक बैंक्स की वीक बैलेंस शीट्स है, वीक फाइनेंशियल्स हैं, वो अगर एक स्ट्रॉन्गर बैंक के साथ मर्ज हो रही है तो सिनर्जीज लाने के लिए काफी टाइम लगता है स्ट्रॉन्गर बैंक को। हाउएवर द ब्रांच नेटवर्क इज कैसी भी आई थिंक ब्रांच की या बैंक की सिचुएशन हो, लेकिन जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होता है उसमें समय लगता है। आप देखिए क्लियरली जो कोटक और आईएनजी का हुआ था, जो कॉस्ट टू इनकम रेशियोज बढ़े थे कोटक के, जैसे सिनर्जीज लाने में उनको टाइम लग रहा है। आई थिंक इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टोल इन दैट रिस्पेक्ट। इसलिए केस बाय केस स्टडी करना, अगर ये प्रपोजल जाता है और अगर ये प्रपोजल के मद्देनजर कोई बैंक्स मर्ज या कंसोलिडेट होती है तो देखना बहुत जरूरी होगा, वैल्यूएशंस देखना बहुत जरूरी होगा। क्लियरली आई थिंक जो वीकर बैंक्स है वैल्यूएशंस बहुत चीप होंगे, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट इट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ सिनर्जीज गोइंग। तो बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूजन इनफैक्ट अब क्रिएट हो रहा है कि आप क्या लें। आज बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कल को कोई आईओबी या आईडीबीआई इससे मर्ज हो गया तो क्या होगा, ये सवाल है। तो अहमद, यहाँ पे जो एक लॉजिकल तरीका जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, खासतौर पे जो फंड मैनेजर्स मार्केट समझने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ABCD ऐसे रैंकिंग कीजिए और A को A के साथ मर्ज कीजिए, D को D के साथ मर्ज कीजिए, तो आपके पास दो तो अच्छे बैंक कम से कम बड़े आ जाएंगे जिनकी क्वालिटी अच्छी है, और जो कमजोर है C या D जो आप कह रहे हैं, तो D वाले को तो आप अगर वहां पे IDBI बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, यूको बैंक है, IOB है, जो कमजोर है, इनको आप ये अल्टीमेटम दीजिए कि या तो ये सुधरें और नहीं तो इनको आप ARC में इवेंचुअली कन्वर्ट कीजिए और वाइंड अप कर दीजिए, ताकि अच्छे बैंक को बुरे के साथ मर्ज करना बहुत ही गलत होगा। और ये काम बहुत ही आसान है। आप पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन A है कौन D है। बिल्कुल, और अब इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि अच्छे बैंक के साथ कमजोर बैंक का कम से कम विलय अभी नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखना होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो जो इसके लिए नियुक्त किया गया है वो किस तरह के फैसले लेता है। लेकिन अब तक की जो बैठकें हुई हैं 2, उसमें उनकी प्राथमिकता दरअसल कुछ और नजर आ रही है। इस पे फैसला लेना, अब एक और कमेटी बनाने की बात कही जा रही है 10 सदस्यों की, जो इस पर कुछ सलाह देगी। लेकिन आपकी बात सही है, बैंक बोर्ड ब्यूरो या ये कहिए कि विनोद राय जी ही अंतिम कॉल लेंगे। जी हाँ, चलिए तो इस इवेंट पर भी, इस सीरीज पर नजर होगी और काफी सारे और इवेंट्स भी हैं जो ड्राइव करेंगे इस सीरीज को। FDI की जो एविएशन की जो पॉलिसी है वो किस तरह से निकल कर आती है। इसके अलावा FSI जो मुंबई में बढ़ाने की बात थी, BMC ने जो प्रस्ताव दिया था, वो दरअसल अब इस सीरीज में उसको औपचारिक मंजूरी मिल सकती है। तो मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों ने कल एक अच्छी तेजी दिखाई थी और हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के ऊपर वो आज भी काफी बुलिश हैं। राकेश की भी एक फिक्स ले लेते हैं। राकेश बताइए, आज के लिए अगर आपको ट्रेड कर रहे हो तो आपके टॉप 3 ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे?
हेमंत, मेरा पहला सेल कॉल रहेगा जैन इरिगेशन को बेचने की राय रहेगी 64.50 के स्टॉप लॉस के साथ 58 रुपीज के टारगेट के लिए। एकमात्र बाय कॉल रहेगी आयशर मोटर के अंदर 19,850 के स्टॉप लॉस के साथ 20,850 के लक्ष्य के लिए। और तीसरी एक सेल कॉल रहेगी वोकार्ट फार्मा के अंदर, जहां पर एक कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है 1045 के स्टॉप लॉस के साथ 946 के टारगेट के लिए। एंड हेमंत जी, वन मोर थिंग जो अभी प्रदीप जी ने काफी इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करी कि एक वीक बैंक का जब मर्जर होता है, अगर आप देखें जब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का मर्जर हुआ था ओरिएंटल बैंक के अंदर, तो 2004 से लेकर 2008 की रैली थी, उस रैली में ओबीसी ने 4 साल की अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी। अगर कोई कमजोर बैंक अच्छे बैंक में मर्ज होंगे तो जो अच्छा बैंक है उसकी अंडर ना सिर्फ आउट परफॉर्मेंस जाएगी बल्कि वो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कई सालों तक रहेगी। ये हमने पास्ट में भी देखा है। बिल्कुल, तो ये मुद्दा होगा, इस पर हम नजरें बनाए रखेंगे क्या डेवलपमेंट्स आगे निकल कर आते हैं। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर होगी कुछ और उन स्टॉक्स पे जिनमें आज आपको खबरों या किसी और वजह से हलचल देखने को मिल सकती है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। आइडिया के नंबर्स देखिए, रेवेन्यू है जो 5.25% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए करीब करीब 24% की गिरावट यहां देखने को मिली है। दरअसल इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है, 334 करोड़ से बढ़कर 767 करोड़ रुपीस हो गई है। तो मुनाफे का जो नंबर है उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आई है और इसीलिए थोड़ा सा मुनाफे का नंबर अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने कहा जा सकता है कि अच्छे नंबर पेश किए हैं अब तक। चार्ट्स पर कैसा लग रहे हैं ये स्टॉक संदीप? पिछले कुछ दिनों में हमने देखा भारती में तेजी देखने को मिली, आइडिया में तेजी देखने को मिली, अब नतीजे आ चुके हैं आइडिया के। आज किस तरह से ये शेयर खुल सकता है और आपकी क्या राय है? थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन हो सकता है हेमंत, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है। मैं लोअर लेवल्स पे बाई रिकमेंड करूंगा, वीकनेस कहीं पे भी नहीं है। ये दोनों स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और अगर दोनों में बेटर कौन सा है इसकी बात करें तो मैं समझता हूं आइडिया में मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। मुझे लगता है ये 135, 136 तक अगले कुछ दिनों में जाना चाहिए। करंटली 126 का क्लोज है, 123 to 120 ये आइडियल बाइंग रेंज होगा और 117 के नीचे जाना नहीं चाहिए। और ऊपर में जैसे मैंने कहा 135, 136 का कुछ हफ्तों का टारगेट होगा। ओके मयूरेश, एचसीसी पे आपकी क्या कॉल है? हालांकि एक राइट ऑफ लिया है इसलिए आपको देखने से थोड़ा सा कमजोर दिखेगा नतीजा, लेकिन अदरवाइज उम्मीद से बेहतर दिखता है। हाँ, वैसे उम्मीद से बेहतर नतीजे हैं प्रदीप जी, लेकिन एक लार्जर पिक्चर लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड ऑर्डर विन्स, क्या मार्जिन से ऑर्डर आते हैं, एग्जीक्यूशन पीरियड कैसे रहेगा, इनकी टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसे पैन आउट होगी। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक स्टेबिलिटी आने नंबर्स में बहुत जरूरी होगी। लेट अस सी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या नेक्स्ट 2 क्वार्टर में आई थिंक अगर नंबर्स में स्टेबिलिटी दिखती है तो डेफिनेटली आई थिंक ये स्टॉक देखा जा सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है नंबर्स में। ऑलराइट, चलिए तो एचसीसी के नतीजे के बाद आज ये शेयर किस तरह से खुलता है इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। वक्त है संदीप आगले जी से विदा लेने का। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए। दिन के दौरान आपसे दोबारा जुड़ेंगे और जानेंगे उस समय आपकी मार्केट पर क्या राय निकल कर आ रही होगी। लेकिन बने रहिए आप सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि एक ब्रेक के बाद लेकर आएंगे हम पहला सौदा। नजर होगी आज करेंसी बाजार किस तरह से खुलते हैं और ये भी हम आपको बताएंगे नतीजे आने के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की क्या व्यू निकल कर आ रहा है, कौन से स्टॉक्स पर वो बुलिश हैं, बेरिश हैं, या प्री ओपनिंग सेशन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।